गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है फॉरेन डेट इनफ्लोज। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फॉरेन डेट इनफ्लोज जो इंडिया में हो रहे हैं वो बिलो एक्सपेक्टेशंस रहे हैं 2025 में, जबकि हमने फुली एक्सेसिबल राउट में रिलैक्स कर दिए हैं नॉर्म्स इंडियन बॉन्ड्स में जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं ग्लोबल इंडाइसेस के लिए। तो इंडिया के जो एफर्ट्स हैं अट्रैक्ट करने के फॉरेन डेट इन्वेस्टमेंट्स अंडर फुली एक्सेसिबल राउट, उसमें ने मॉडरेस्ट रिजल्ट्स दिखाए हैं 2025 में। एनएसडीएल का डेटा दिखा रहा है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो हैं वो सिर्फ $7.8 बिलियन इन्वेस्टमेंट्स लेकर आए हैं, जो कि हमारी 20 से 25 बिलियन डॉलर की जो एक्सपेक्टेशन थी उससे काफ़ी कम है। तो जो फुली एक्सेसिबल राउट है वो एक ऐसा पॉलिसी फ्रेमवर्क है जो आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था, सेबी ने भी उसको जो है बैक किया, ताकि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में उसे लिबरलाइज किया जा सके। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और बाकी के जो एलिजिबल नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर्स हैं वो फ्रीली इन्वेस्ट कर सकते हैं स्पेसिफाइड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में बिना किसी इन्वेस्टमेंट कैप्स के। ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है वो अट्रैक्टिव है बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिटिव यील्ड्स, पॉलिसी स्टेबिलिटी और फुल रिपैट्रिएशन राइट्स। तो जेपी मॉर्गन जो है उन्होंने इंक्लूड किए हैं इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स को अपने मर्जिंग मार्केट्स बॉन्ड इंडेक्स में। तो जो क्यूमुलेटिव इनफ्लोज है 2024 से 25 के बीच में वो सिर्फ $10.7 बिलियन का ही पहुंचा है अभी तक। ठीक है। तो ये दिखा रहा है सिग्निफिकेंट रिवर्सल फ्रॉम 2024, जब $17.3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स इंडिया के इंडियन डेप्ट में जो है फ्लो हुई थी। हुआ क्या क्या प्रॉब्लम आई है कि इंडियन गवर्नमेंट ने अगस्त 2024 में जो है आरबीआई और गवर्नमेंट ने मिलकर फैसला लिया कि जो लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं 14 साल के या 23-30 साल की मेच्योरिटी के, उसको एफएआर से बाहर रखा है। उसकी उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट चाहती थी कि अनरिस्ट्रिक्टेड इनफ्लोज की वजह से डिस्टेबलाइज ना हो जाए डोमेस्टिक मार्केट्स और यील्ड वॉलेटिलिटी बढ़े ना, तो रिस्क ना बढ़े। इससे जो है मैक्रो इकोनॉमिक प्रूडेंस तो इंश्योर हुई, लेकिन जो है एलिजिबल सिक्योरिटीज़ का पूल बहुत कम हो गया। उसकी वजह से जो है एफ जो है उनको इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करने को मिला, तो उन्होंने शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट की ही नहीं। ठीक है। तो बहुत से मैक्रो इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स ने भी इन्फ्लुएंस किया है इन्वेस्टर बिहेवियर का 2025 में, जैसे अनप्रिडिक्टेबल रेट मूवमेंट्स यूएस फेडरल रिजर्व की, और ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो है वो एक बारबल स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर रहे हैं। मतलब लो रिस्क जो है सोवरेन डेट के को बैलेंस कर रहे हैं हाई यील्ड एमर्जिंग मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ के साथ। तो फ्लक्चुएशंस भी हो रही हैं रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट में। तो डिस्पाइट सबड्यूड इनफ्लोज, इंडिया जो है वो एक ब्राइट स्पॉट है अभी भी इमर्जिंग मार्केट्स में। फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है इंडिया के, तो उसकी वजह से जो है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस अभी भी मेंटेन्ड है। एफ जो है वो अगले साल दोबारा से री एंटर हो सकते हैं ज़्यादा एग्रेसिवली, जब यूएस की रेट साइकिल पीक हो जाएगी बाय अर्ली 2026। ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट का जो इंक्लूजन हुआ है जेपी मॉर्गन के ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में वो एक हिस्टोरिक माइलस्टोन है, दिखा रहा है कि इंडिया की इंटीग्रेशन कैसे ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स में हो रही है। सस्टेन्ड इनफ्लोज जो है वो डिपेंड करते हैं पॉलिसी प्रेडिक्टेबिलिटी पे, मैक्रो स्टेबिलिटी पे और कॉन्टिन्यूड रिफॉर्म मोमेंटम पे इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट्स में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एट्थ पे कमीशन। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है टर्म्स ऑफ रेफरेंस एट्थ सेंट्रल पे कमीशन का, जिसमें कि रिवाइज्ड पे होगी, पेंशन होगी, अलाउंसेज होंगे 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की और 69 लाख पेंशनर्स की। कमीशन जो है वो चेयर किया जाएगा जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई द्वारा। तो पे कमीशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट हर 10 साल में सेटअप करती है रिवाइज करने के लिए सैलरीज और पेंशन और एम्प्लॉयज़ को। एट्थ से सेंट्रल पे कमीशन जो है वो जनवरी में अनाउंस किया था इस साल। टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है वो अब फाइनलाइज की गई हैं और ये रिकमेंडेशंस विद इन 18 मंथ्स देने वाले हैं। इनका टास्क होगा कि रिव्यू करेंगे ये पे अलाउंसेस पेंशंस को, असेस करेंगे फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑन स्टेट गवर्नमेंट्स और अनफंडेड कॉस्ट ऑफ जो नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम्स हैं। ठीक है। उनको भी जो है वो कंसिडर किया जाएगा। कहा जा रहा है कि अप्रैल 2027 में जो है ये अपना जो है रिकमेंडेशंस देंगे, लेकिन जो ये पे रिवाइज होगी ये रेट्रोस्पेक्टिवली होगी 1 जनवरी 2026 से। ठीक है। तो पे और पेंशन हाइक्स जो है वो उस डेट से मतलब अनाउंस होंगे। तो जो एक्सटेंट ऑफ सैलरी और पेंशन इंक्रीज है अंडर एट्थ पे कमीशन, वो डिपेंड करेगा फिटमेंट फैक्टर पर। फिटमेंट फैक्टर बेसिकली मल्टीप्लायर यूज़ किया जाता है पे स्केल्स को रिवाइज करने में। जैसे सेवन्थ पे कमीशन में 2.57 था, मतलब बेसिक पे को 2.57 टाइम्स जो है वो प्रीवियस लेवल से जो है वो बढ़ा दिया गया था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पेंशनर्स जो है वो अपनी लॉन्ग पेंडिंग कंसर्न्स भी चाहते हैं, उनको भी एड्रेस करना। ठीक है। पेंशन कम्यूटेशन पीरियड या फिर सीजीएचएस से रिलेटेड।
तो एट्थ पे कमीशन जो है वो सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करेगा गवर्नमेंट के फिजिकल बैलेंसेस को भी। सेंटर की जो स्पेंडिंग है इनके कंपोनेंट्स पर वो लगभग 7 लाख करोड़ करोड़ है, और 18% ऑफ टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट का सैलरीज पेंशन और अलाउंसेस में जाता है। और अगर हम पास्ट ट्रेंड्स को देखें तो मिनिमम पे जो है एट्थ पे कमीशन में वो 46,000 से ज़्यादा होगी पर मंथ। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंशर्टिफिकेशन। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक वायरल टर्म है इंशर्टिफिकेशन। वो दिखाती है कि क्या से जो आपके डिजिटल एक्सपीरियंस हैं या सर्विसेज के, वो इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं बल्कि वर्स होते जा रहे हैं विद टाइम। तो ये एक इनफॉर्मल वर्ड है जो क्रिटिसाइज करता है डिग्रेडेशन इन द क्वालिटी एंड एक्सपीरियंस ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को ओवर टाइम। तो इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स जो है वो धीरे धीरे डेलिबरेटली वर्स होते जा रहे हैं कस्टमर्स के लिए। उनके डिसीजन मेकर्स ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हैं कि वो अपने जो है सर्विसेज जो हैं वो कस्टमर्स के लिए ख़राब करते जा रहे हैं। तो इसमें ऐसे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं डिजिटल एक्सपीरियंसेस में कि जो आपके एक्सपीरियंस को ख़राब करते हैं एज एन इंटरनेट यूज़र और कस्टमर। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रामनवमी ट्राइब। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दो मेंबर्स थे रामनवमी ट्राइब के, वो इमोशनल हो गए जब प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने प्रोटोकॉल कुछ तोड़कर उनको अलाउ किया कि वो उन्हें प्राइम मिनिस्टर को अडॉन करें विद देयर ट्रेडिशनल हेड गियर। तो रामनवमी ट्राइब जो है यूनिक सेक्ट है छत्तीसगढ़ का, जिनका जो टैटू कराते हैं राम नाम को अपनी बॉडीज़ और फेसेस पर। तो ये एक ऐसी मूवमेंट थी जो सेंट्रल और नदर्न छत्तीसगढ़ में 19th सेंचुरी में शुरू हुई, जिसमें पीसफुल रेजिस्टेंस अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम हुआ था। तो ये परशुराम भारद्वाज जी जो थे उन्होंने शुरू किया था ये मूवमेंट। और इसमें जो सेक्ट के फॉलोअर्स हैं उन्होंने अपनी बॉडीज़ पर और फेसेस पर राम नाम जो है वो, जो कि अनमैनिफेस्ट निर्गुण नाम है, उसको टैटू करवाया। और कहा कि जो राम है या गॉड है वो ओमनी प्रेजेंट है और हर जगह जो है वो प्रेजेंट है। तो ये जो है प्रायोरिटाइज़ करते हैं जेंडर इक्वालिटी को, और अपने आप को घुंघरू से भी जो है अडॉन कर लेते हैं, ठीक है, और पीकॉक फेदर्स से भी अडॉन करते हैं। जो इनके वाइट अटायर हैं वो भी डेकोरेट होते हैं विद द नेम ऑफ राम। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल बी कीपिंग और हनी मिशन जो है 2021 में लॉन्च किया था, वो इंडिया का स्वीट रेवोल्यूशन को ड्राइव कर रहा है। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये। ओवरऑल प्रमोशन और डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक बी कीपिंग के लिए बनाया गया था इस स्कीम को। नेशनल बी बोर्ड इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। 500 करोड़ की इसको फंडिंग है। फर्स्ट जो है मिनी मिशन है वो कहता है कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट हो वेरियस क्रॉप्स की पॉलिनेशन के लिए। फिर सेकंड जो मिशन है इसका मिनी मिशन, वो कंसंट्रेट करता है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ बी कीपिंग और बी हाइव प्रोडक्ट्स। जो थर्ड मिनी मिशन है वो कंसंट्रेट करता है रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी जनरेशन पर, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सरसाइज पूर्वी प्रचंड प्रहार। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया जो है ट्राई सर्विस एक्सरसाइज पूर्वी प्रचंड प्रहार में चुका अरुणाचल प्रदेश में जो है वो होल्ड करने वाला है। तो ये ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसका एम है एनहेंस करना वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज़, टेक्नोलॉजिकल अडेप्टेशन और ऑपरेशनल सिनर्जी अमंग द आर्मी नेवी एंड एयर, ठीक है। तो ये इंटरऑपरेबिलिटी इन्हेंस करेगा, ठीक है, रिफाइन करेगा, ओके, सिचुएशनल अवेयरनेस इंप्रूव करेगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बुरेवेत्सनिक मिसाइल। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। रशियन प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया है कि रशिया ने बुरेवेत्सनिक न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल टेस्ट किया है। तो ये जो है ग्राउंड लॉन्च लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइल है, जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड सिर्फ कैरी नहीं करती है बल्कि न्यूक्लियर पावर्ड भी है। इसको रशिया ने डेवलप किया है। एक स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर इसको पावर करता है इस मिसाइल को, इसको प्रोपेल करने के लिए। तो ये उसकी वजह से जो है इस मिसाइल को बहुत लंबी रेंज मिल जाती है, मतलब लगभग अनलिमिटेड रेंज है इसकी, कई दिनों तक ये लॉइटर कर सकता है और एनिमी के एयर डिफेंसेस को ये सर्कल कर सकता है और एक अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन से फिर अटैक कर सकता है, ठीक है। और ये लो ऑल्टीट्यूड्स पर फ्लाई करने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is foreign debt inflows. This topic is important for your economy section. So foreign debt inflows into India have remained below expectations in 2025 despite relaxed norms under the fully accessible route and inclusion of Indian bonds in global indices. So India's efforts to attract more foreign debt investments under the fully accessible route have yielded modest results in 2025, despite expectations of record inflows following policy liberalization and global index inclusion. So NSDL data shows that foreign portfolio investor inflows into Indian debt have remained far below expectations of 20 to $25 billion, and they have remained at just $7.8 billion. Okay.
So, what is fully accessible route? It is a policy framework which was introduced by RBI and SEBI to liberalize foreign investment in Indian government securities. And under this framework, foreign portfolio investors and other eligible non-resident investors can freely invest in specified government securities without any investment caps, repatriation limits, or sectoral restrictions. So, Indian government securities are have become attractive due to competitive yields, policy stability, and full repatriation rights. Okay, so when JP Morgan announced the inclusion of Indian government bonds in its emerging markets bond index, analysts projected that there would be an inflow of about 20 to 25 billion dollars over a 10-month period till March 2025. But cumulative inflows have reached only $10.7 billion, dollars, which represents a significant reversal from 2024 when 17.3 billion flowed into Indian debt. Why this is happening? Because in August 2024, government and RBI made a strategic move to exclude long-term government bonds from the FAR. So this decision was driven by concerns that unrestricted inflows could destabilize domestic markets. But this policy ensured macroeconomic prudence, but it simultaneously limited the pool of eligible securities, this therefore curbing the potential inflows. Several macroeconomic and geopolitical factors have also influenced investor behavior in 2025. For example, unpredictable rate movements by the US Federal Reserve. Global investors are also adopting a barbell strategy, whereby they are balancing between low risk sovereign debt and high yield emerging market opportunities. Fluctuations are also there in rupee dollar exchange rate and rising US Treasury yields. Okay, despite subdued inflows, India remains a bright spot among emerging markets. Thanks to stable inflation, resilient GDP growth, and strong domestic consumption trends, these fundamentals continue to anchor investor confidence. FPIs may re-enter Indian bonds more aggressively, especially if the US rate cycle peaks by early 2026. So, Indian government's inclusion in JP Morgan's global bond index is a historic milestone. Okay, sustained inflows depend on policy predictability, macro stability, and continued reform momentum in India's financial market. So the next topic is Eighth Pay Commission. This topic is important for your governance section. So government has approved the terms of reference for the Eighth Pay Central Pay Commission, paving the way for revised pay, pension, and allowances for about 50 lakh central government employees and 69 lakh pensioners, effective 1st of January next year. This commission will be chaired by Justice Ranjan Prakash Desai. So you know that pay commissions are set up by the central government roughly every 10 years, and this time this will be the eighth Central Pay Commission, and it has been announced in January this year. So the terms of reference have been finalized, and the commission is expected to submit its recommendations within 18 months. So this commission has been tasked with reviewing pay, allowances, pensions while ensuring fiscal prudence and adequate funds for development and welfare schemes. It will also assess the financial impact on state governments. It will also consider the unfunded cost of non-contributory pension schemes, okay, in light of the calls to restore OPS. So, eighth Central Pay Commission's recommendations are expected to be announced in April 2027, but they will be effective retrospectively from 1st of January 2026. So, which means that pay and pension hikes will be applied from 1st of January 2026. Okay. So the extent of salary and pension increases under the 8th Central Pay Commission will mainly depend on the fitment factor, which is basically a multiplier used when pay scales are revised. In 7th Pay Commission, this factor was 2.57, meaning basic pay was raised to 2.57 times the previous level. According to experts, pensioners also want long pending concerns addressed, like the pension commutation period must be reduced and improved the benefits under the CGHS. Okay, eighth Central Pay Commission is expected to significantly affect the government's fiscal balance because salaries, pensions, and allowances form a major part of revenue expenditure, about 18% of their total revenue expenditure. And based on past trends, the minimum pay under the 8th Central Pay Commission could exceed 46,000 rupees per month. Okay. So the next topic is enshetification. This topic is important for your science and tech section. So the now viral term enshetification basically means that your digital experiences are not improving with time, but they are becoming worse. Okay, so it's an informal word used to criticize the degradation in the quality and experience of online platforms over time. So it's a way of naming the process through which the internet platforms are being made deliberately worse for customers by their decision makers until they decay completely. It also refers to a range of symptoms which degrade your experience as an internet user or customer. Okay,
So the next topic is Ramnami tribe. This topic is important for your social issues. So two members of the Ramnami tribe became emotional when the prime minister broke the protocol, allowing them to adorn him with their traditional headgear. So Ramnami tribe is a unique sect from Chhattisgarh who tattoo the name Ram on their bodies and faces. So Ramnami Samaj is a movement which came up in central and north Chhattisgarh in 19th century as an act of peaceful resistance against the caste system. According to a popular legend, it was started by Parshuram Bhardwaj. So more than 100 years ago, the sect decided to tattoo their bodies and faces with the name of Nirgun Ram to show that Ram or God was omnipresent and everywhere. They prioritized gender equality and they adorned themselves with ghungroos and a crown crafted from peacock feathers. Their white attires also are decorated with the name of Ram. So the next topic is National Beekeeping and Honey Mission. This topic is important for our economy section. So National Beekeeping and Honey Mission, which was launched in 2021 by the Government of India, is driving the ambitious sweet revolution. So it's a central sector scheme. It focuses on overall promotion and development of scientific beekeeping and the production of quality honey and other beehive products. It is implemented through the National Bee Board. So it has about 500 crore funding for 3 years. Under the first mini mission, the thrust will be given on production and productivity improvement of various crops through pollination. Under the second mini mission, it will be focusing on post harvest management of beekeeping or beehive products. Under the third mini mission, the mission will concentrate on research and technology generation. Okay. So the next topic is exercise Purvi Prachand Prahar. This topic is important for your security section. So India will be hosting the India will be holding the tri-service exercise Purvi Prachand Prahar in Mechuka of Arunachal Pradesh. It's a tri-service military exercise aimed to enhance war-fighting capabilities, technological adaptation, and operational synergy among the Army, Navy, and Air. It refines interoperability, improves situational awareness, and validates command and control structures for joint missions. So the next topic is Burevestnik missile. This topic is important again for your security section. Russian president has recently announced that Russia has tested its Burevestnik nuclear-powered missile, cruise missile. So it's a ground-launched, low-flying cruise missile, which is not capable of carrying just nuclear warhead, but it is also nuclear-powered. Okay, it is developed by Russia, of course, and it's powered by a small nuclear reactor which heats up air to propel the missile forward. So this nuclear propulsion gives the missile much longer range than traditional turbojet or turbofan engines. So this propulsion gives almost unlimited range to this missile. So at that it can loiter for days, circle the enemy's air defense, and attack it from an unexpected direction. So this missile is also designed to fly at low altitudes. Okay, which would make it harder for air defense radars to detect. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.